लाइव है? लाइव है? यस। सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोगों को कल बहुत अच्छी नींद आई होगी एंड यू ऑल माइट हैव फेल्ट वेरी गुड, क्योंकि कल का सेशन तो हमारा बहुत ही धमाकेदार था। बहुत मजा आया ये सेशन करके, और अब यही सेशन को, यही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आ चुके हैं ऑन डे 2 ऑफ दिस न्यू एंड very good content based series of RTP and MTP for CA Foundation Law। बट हम ये सीरीज आज के लेक्चर की शुरुआत करने के पहले मैं एक सवाल आपको पूछना चाहती हूं कि कितने सारे लोग हैं जो आपके ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो सोच रहे हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स, के एक दिन आप सीए बनोगे, सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट जो है आप क्लियर करोगे, जल्द से जल्द सीए बनने के बाद घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, खुद के पैरों पे खड़े होगे, अपना नाम बनाओगे, पैसा कमाओगे अपने नाम पे। और आप क्या कर रहे हो? आप हो फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड। अभी भी जब मैं बच्चों के जूम सेशंस लेती हूँ, बच्चे बोलते हैं मैम हम पढ़ना तो चाहते बट हम पढ़ नहीं पा रहे। क्या कर रहे हो बेटा जी? अभी वो टाइम आ चुका है जहां पे आपको आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना होगा और आपको बस पढ़ाई पे करना होगा फोकस। सारी चीजें आपके सामने हैं, आपको बस अपना दिमाग लगाना है और आपको पढ़ना है, क्योंकि अब अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये आपकी गलती जो है आपको बहुत महंगी जाएगी एंड इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 4 months। सिर्फ टाइम की बात नहीं है, आपके एफर्ट्स जो है वो तो गया है, समय तो आपको गया है, अलोंग विद दैट आपके पैसे भी गए हैं, सो इट्स वेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखो और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हुए पढ़ना चालू करो। देखो मैं यहां पे ज्ञान तो देने आई नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है ज्ञान और नॉलेज तो आई थिंक मुझसे ज्यादा आप लोगों को ही है, बट आपको क्या करना होगा, एक इमोशन को कनेक्ट करना होगा। आप जब भी डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, आंखें बंद करके आपके माँ बाप को याद कीजिए, उनके सैक्रिफाइसेस को याद कीजिए, आपने क्यों ये कोर्स चुना था, वाई ढूंढे। देखो जैसे हम लॉ भी क्लास में पढ़ते थे, बिफोर वी स्टार्टेड एनी एक्ट, कोई भी कंपनीज एक्ट हो या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, एक्ट पढ़ने के पहले हम ये देखते थे कि ये एक्ट आया क्यों, What is written in the act, वो तो हम पढ़ते थे, बट why this act came into picture, पहले हमने वो देखा था। उसी तरह से जब कभी भी आप राह से भटक जाते हो, अपने आप से पहले आप ये पूछे कि आपने ये कोर्स क्यों चुना, और जब आपको ये सवाल का जवाब आ जाएगा, आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन, ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी। आप खुद से अंदर से वो फील करोगे, उस इमोशन को फील करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सारे लोग जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था उन सब लोगों की मुझे करनी होगी बोलती बंद। तो वो इमोशन को आप जगाने की कोशिश कीजिए, वो इमोशंस जिसको आप छुपाने की कोशिश करते हैं, प्लीज गेट कनेक्टेड टू योर इमोशन, क्योंकि जब इमोशन पिक्चर में आएगा ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन भी आपको और पढ़ने के लिए बोलेगा, खुद से बोलेगा। आपको बाहर कोई भी मोटिवेशन सीख करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो दैट्स हाउ इट इज। मैं आपको बताती हूँ एक कहानी, एक्चुअली ये कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है मेरे पापा का। मैं आपको बताती हूँ 10th स्टैंडर्ड में जब यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल में, प्रीलिम्स होते हैं, तो 10th स्टैंडर्ड में आउट ऑफ 50 इन मैथमेटिक्स ही स्कोर्ड ओनली 16 मतलब इट इज फेल। ओके तो उस वजह से क्या हुआ था, जब 16 आउट ऑफ 50 मिले थे तो स्कूल के लोग भी बड़े टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चा फेल हो जाएगा तो देखो वो बच्चों के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते फिर तो हमारी स्कूल का नाम खराब हो जाएगा कि आपकी स्कूल का तो 100% 10th स्टैंडर्ड का पासिंग भी नहीं है। आप जानते हो 10th और 12th कितना ओवर हाइप्ड है। और उस दिन माई डैड वॉज फ्रॉम सेंट विंसेंट्स, इट वॉज अ प्रॉपर कॉन्वेंट डिसिप्लिन स्कूल। तो वहां के जो फादर होते थे, जैसे अपने प्रिंसिपल होते हैं ना, वहां के फादर होते थे, उन्होंने मेरे पापा के मम्मी पापा को, मतलब मेरे दादा दादी को स्कूल में बुलाया और बोला कि आपका बच्चा जो है उसको 50 में से सिर्फ 16 ही नंबर मिले एंड आई डोंट थिंक सो ही कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। और तब जब प्रिंसिपल ने बहुत भला बुरा पापा से कहा था, पापा के सामने ही दादू दादी को ये सारी बातें कही थी, दादू दादी के आंखों में आंसू आने लग गए। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम पापा वाज टेलिंग मी कि मेरे मम्मी पापा जो है वो मेरे वजह से रोए। और उस वक्त मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मम्मी पापा के आंखों में तो आंसू नहीं देखूंगा। और साथ साथ में उनके जो कुछ कजिन्स थे, क्योंकि पहले तो ऐसे बड़ा आंगन होता था, वेरेंडा होती थी, ऐसे बड़े के बड़े ऐसे
सारे घर आजू बाजू होते थे। तो कुछ पापा के कजन भाई थे, उसने बोला था कि तू मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहा है, तू क्लियर नहीं कर पा रहा है एग्जामिनेशन, साइंस तो छोड़, तुझे कॉमर्स में भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि तब ऐसा था ना, अच्छा बच्चा, ब्राइट बच्चा जो है उसको साइंस मिलेगा, और जो बुद्धू वाले बच्चे होते हैं वो कॉमर्स या तो आर्ट्स लेते हैं। तो सारे लोग जो है पापा का और दादू दादी का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। बट जब पापा ने अपने मम्मी पापा को रोते हुए देखा, उन्होंने इस चीज को एकदम दिल पे ले लिया और बोल दिया, ये सारे लोग जो आज मुझ पे हंस रहे, ये प्रिंसिपल, ये टीचर्स जो बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि कितने रॉन्ग है वो मुझे जज करने के लिए। एंड यू विल नॉट बिलीव, जब उन्होंने 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन दी, ही स्कोर्ड फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। नॉट ओनली दैट, he chose commerce because he wanted to do CA, और CA he cleared the examination all the 3 stages in the first attempt with a gold medal. income tax में उन्होंने gold medal पाया था। he was the highest scorer in the subject of income tax in his days. so that's how it turned up. जब उन्होंने अपनी पढ़ाई को अपने इमोशन से जोड़ा, तो ये सारी चीजें कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई। वैसे ही आपको करना है। आई डोंट नो द रीजन वाई यू आर इनटू दिस कोर्स, बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ कारण होगा जिसके वजह से आपने इस कोर्स को चुना होगा। उस रीजन को आप प्लीज लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए। अगर आप ट्रेडिशनल वॉलेट यूज करते हो तो वॉलेट में आप एक पेपर पे उसको लिखिए, तो बार बार आपको वो रीजन याद आएगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना। सो दैट्स हाउ इट इज। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारी सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने काफी कुछ किया था। वैसे तो मैंने सोचा था कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस ही करेंगे, क्योंकि टोटलिटी में 18 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने सोचा था 9 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी के 9 क्वेश्चंस हम आज करेंगे। बट आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतने एंड तक आप बने रहे। बहुत सारे बच्चों ने जो मैंने सवाल पूछे थे उनके सही जवाब भी दिए, कुछ कुछ बच्चों के अभी भी गलत जवाब हुए, जिसकी वजह से आई फेल्ट लिटिल डिसअपॉइंटेड। बट ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, हम करेंगे आगे, ठीक है। तो बाकी का पेपर जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। कुछ गाइडेंस भी आपको मैं देने वाली हूं टुवर्ड्स द एंड, और उसके बाद टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ ईदर द आरटीपी और द एमटीपी। जो भी हम करेंगे उसके नोट्स मैं आपको आज शाम तक टेलीग्राम चैनल पे भिजवा दूंगी, सो दैट यू कैन टेक द प्रिंट आउट और आपके लिए भी पढ़ने में रहेगा आसान, ठीक है। चलो, मैम आ गई क्या? नहीं बेटा, ये तो मैं थोड़ी ना आई हूं, ये तो मेरा AI वर्जन है जो यहाँ पे आया है और आपको ज्ञान दे रहा है ना बेटा। इतना तो देख ले बेटा, मतलब इतना, ये भी आप पूछोगे आपके दोस्तों को और कमेंट सेक्शन में। अभी मतलब आपको करना क्या है जिंदगी में? मेरे को ये सवाल पूछना है, करना क्या है बेटा, आपको करना क्या है, बताइए मुझे जरा। चलो, ये सब मार्किंग्स चली गई, पता नहीं क्यों, क्या हो गया ये सीरीज कितने दिन की है बेटा? अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है, लेट्स सी, क्योंकि अभी आप लोगों का और एक 100 मार्क्स का टेस्ट जो है वो शेड्यूल्ड है। आप लोग जानते हो अभी तक आपके 10 टेस्ट हो चुके हैं। क्लासेस के दौरान ही आप लोगों के 7 टेस्ट हुए थे जो 25 मार्क्स के, 30 मार्क्स के थे। फिर क्लासेस के बाद आपके 50 मार्क्स के 2 टेस्ट हुए थे। अब मेरे साइड से और एक टेस्ट पेंडिंग है, द 11th टेस्ट, विच इज द लास्ट टेस्ट, विच इज गोइंग टू बी फॉर 100 मार्क्स। तो वो 100 मार्क्स का पेपर होने के पहले मैं आपको 2-3 दिनों की छुट्टी दूंगी। और ऑफकोर्स आपको सिर्फ ये सब्जेक्ट नहीं है, बाकी के सब्जेक्ट्स भी, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं, हर रोज मैं 1.5 से 2 घंटे ही आप लोगों की क्लासेस देने वाली हूँ। लेट्स सी, अगर आप लोग चाहते हो मैं कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको लगता है मैम अब इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बस हो गई, अब हमें सेल्फ स्टडी करना है, तो फिर वैसे मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। देयर इज नो एंड पॉइंट टू द नॉलेज। आप जितना गेन करोगे उतना कम ही है। बस अब वो आपके और मेरे ऊपर है। लेट्स सी, अभी तो हमें आरटीपी तो करना ही है, एमटीपी तो आज हमारा पहला वाला हो ही जाएगा, उतना तो हम लोग करते हैं, फिर आगे का आगे देखते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट एवरीवन, कम ऑन, लेट्स रॉक। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज फॉर 4 मार्क्स। शुरू करते हैं। यस विकी, प्रतिभा, लेट्स स्टार्ट। अपने दोस्तों को बता दो कि मैं लेक्चर की शुरुआत कर रही हूं। प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और वीडियो को प्लीज आप लाइक कर लेना। आ जाइए, चलो। क्वेश्चन नंबर 5A1, A agrees to sell certain goods to B on a certain date on 10 days credit। तो गुड्स की अगर बात है तो आई थिंक ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही क्वेश्चन है। आप लोगों को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में शायद से थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो प्लीज ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ए ने अग्री किया गुड्स को बेचने के लिए बी को।
बट ये जो गुड्स बेचे गए हैं दे हैव बीन सोल्ड ऑन 10 days ऑफ क्रेडिट. अब देखो 10 days का पीरियड हैज एक्सपायर्ड एंड द गुड्स आर स्टिल इन द पोजेशन ऑफ ए, स्टिल इन द पोजेशन ऑफ ए. मेरा सवाल आपसे ये है, कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, ए कौन है, सेलर है या बायर है, बताइए. ए जो है क्या सेलर है या बायर है? ए जो है इज द सेलर, और सेलर तो है बट उसके साथ साथ अगर आप देखोगे बी हैज नॉट पेड द प्राइस, नॉट पेड द प्राइस, नॉट पेड द प्राइस. तो सिर्फ सेलर कहना ठीक नहीं रहेगा, हम कहेंगे ए जो है इज एन अनपेड सेलर. उसने गुड्स बेच तो दिए है बट अभी तक उसको पेमेंट नहीं मिला है. क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है बट अभी तक उसको पेमेंट नहीं मिला है. और आगे बी हैज बिकम इंसॉल्वेंट, हमारा बायर जो है वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है. ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स. अच्छा, कितना अच्छा एग्जामिनर, उसने ये भी बता दिया कि वो लीन एक्सरसाइज करना चाहता है. इंस्टीट्यूट आपसे बस इतना ही पूछ रहा है कि क्या ए जो है वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है. तो देखो पहली बात तो आप बताओगे, आप ये प्रूव करोगे ए जो है वो अनपेड सेलर है. अनपेड सेलर होने के साथ साथ उसने गुड्स के ओनरशिप को तो ट्रांसफर कर दिया है बट पोजेशन अभी भी उसके पास है. क्रेडिट पे गुड्स को बेचा गया है, क्रेडिट पीरियड खत्म हो चुका है बट अभी तक उसको पेमेंट मिला नहीं है. मतलब इन शॉर्ट ए इज द अनपेड सेलर एंड बिकॉज ही इज हैविंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स वी कैन कंक्लूड दैट यस ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन. आप लोग जानते हो चाहे बायर सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लीन कैन स्टिल बी एक्सरसाइज. सिर्फ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में ना बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी है. लीन में इट्स नॉट कंपल्शन. अगर इंसॉल्वेंट है तो हम ऑफ कोर्स लीन एक्सरसाइज करेंगे बट अगर सॉल्वेंट भी है बट हमारा पेमेंट नहीं मिला तब भी हम लीन जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. इस आंसर को मैं डिटेल में रीड करना चाहती हूं बिकॉज मेजॉरिटी किड्स का वीकनेस जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है. सो लेट्स चेक आउट द आंसर. आंसर नंबर 5A, चेक इट आउट. इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन. 4 मार्क के लिए इंस्टीट्यूट ने देखो क्या क्या कंटेंट को किया है कवर. लेट्स चेक इट आउट गाइस. आ जाइए. तो लीन, What do you mean by lean? क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बोला गया है कि क्या लीन एक्सरसाइज किया जा सकता है, तो आप उसी हिसाब से जवाब देने वाले हो कि आप बताओगे. पहली बात तो लीन होता क्या है. तो देखो लीन इज नथिंग बट इट इज अ राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स. मेरे साथ कहो, रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स विच आर बिलोंगिंग टू समबडी एल्स until the claim of the person in possession is satisfied. तो ऐसा नहीं है कि मैं गुड्स को जिंदगी भर जन्मों जन्मों तक युगों युगों तक मेरे पास ही रखूंगी. नो नो, वो तो मेरा कभी इंटेंशन था ही नहीं. बट मैं गुड्स को तब तक अपने पास रखूंगी जब तक मुझे उसका पेमेंट नहीं मिलता. द अनपेड सेलर has also the right of lien over the goods for the price of the goods he has sold. अब देखो, या तो आपने कैश सेल्स किया है और आपको कैश मिला नहीं है, या तो आपने क्रेडिट सेल्स किया है, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया है और अभी तक आपको पेमेंट मिला नहीं है, या तो फिर बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है. इन 3 सर्कमस्टेंसेस में आप लीन के राइट को कर सकते हो एक्सरसाइज. यहां पे अगर आप देखोगे गुड्स को क्रेडिट पे बेचा गया है, क्रेडिट पीरियड इनफैक्ट एक्सपायर भी हो चुका है बट प्राइस हैज नॉट बीन पेड. और गुड्स का पोजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीन में गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं. रिटेन करने के लिए गुड्स पहली बात तो आपके पास होना जरूरी है. तो अब ऐसे केस में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, यस, ए इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन ऑन द रीजंस गिवन अबव. तो अगर आप देखोगे ये सारे पॉइंट्स प्रोविजंस है. मैंने कल भी ये बात कही थी, मैं आज भी रिपीट कर रही हूं. अब तो आपके पास कल की पूरी शाम, रात और आज सुबह था. आई होप यू हैव द नोट्स और अपने नोट्स का प्रिंट आउट लिया है. साथ साथ में आपने पूरी स्टेशनरी जो है अपने पास रखी हुई है. अगर आप ये नहीं कर रहे हो, सिर्फ लेक्चर को सुन रहे हो, बेटा इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है. आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो, अपने आप को चीट करके आपका ही नुकसान होने वाला है. इसमें मेरा या किसी और का कोई नुकसान नहीं है. एटलीस्ट अपने आप से तो चीट ना कीजिए. चीट करने वाले बाहर बहुत पड़े हैं, आपने खुद ने एक्सपीरियंस भी किया है. बेवफाई के बारे में हम ना ही बात करें तो बेहतर होगा, राइट. तो अब क्या ही बताएं, आप लोगों की तो आप बीती ही है ना. तो जले पे नमक तो मैं नहीं डालना चाहती हूं बट कम से कम आप अपने आप को तो चीट ना कीजिए, ठीक है. ये जो है सेकेंड वाले पैराग्राफ में दिए गए सारे फैक्ट्स एंड देन इवेंचुअली व्हाट यू हैव रिटन इज द
conclusion. So that's how you write down the answer, and this is a 4-mark question. So this is what was expected to be written in this 4 marks का question. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. इतना कुछ मैंने कल लिखा था, सारा मिट गया, कोई बात नहीं. तो ये हमारा हो गया. अब पॉइंट नंबर 2 में भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही क्वेश्चन है, वो है 3 नंबर का. तो एक बार चेक करते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है. ए बी सोल्ड 500 बैग्स ऑफ व्हीट टू सी डी. ए बी सोल्ड मतलब ये सेलर है और ये बायर है, और क्या बेचा है? 500 बैग गेहूं के. ईच बैग ओके कंटेन्स 50 kg ऑफ व्हीट. तो बेसिकली 500 बैग है और 500 बैग में 50 kg है. तो 5 5 25 0 0 0. तो ऐसे करके टोटलिटी में 25,000 किलो जो है वो ए बी ने सी डी को बेचा है. बट आई डोंट थिंक सो इस डिटेल की जरूरत है. देखते हैं, चलो. जरूरत पड़े तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो अभी तो जरूरत नहीं लग रहा है. AB sent 450 bags by road transport. Okay, AB sent 450 bags by road transport, and CD himself, मतलब buyer himself took the remaining 50 bags. अब देखो 500 बैग्स हमें डिलीवर करनी थी. हमने 500 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया. सी इंस्टीट्यूट ने अच्छे से क्वेश्चन बनाया है, मतलब तालिया फॉर द एग्जामिनर. In this question, he divided the question into 2 parts so that he can test your knowledge regarding the concept of stoppage in transit. जहां पे वो कह रहा है 450 मैंने क्या किया है? रोड से ट्रांसपोर्ट किया है, and the goods are still in transit. और बाकी के जो 50 है, यहां पे क्या हुआ है? बायर ने इन गुड्स का ले लिया है पोजेशन. तो ये गुड्स जो है 450 ये ट्रांजिट में है, और 50 बैग्स जो है उसका पोजेशन किसके पास पहुंच चुका है? पोजेशन पहुंच चुका है विथ द बायर. अब देखो क्या हो गया है. बिफोर सीडी रिसीव्स द डिलीवरी ऑफ 450 बैग सेंट बाय रोड ट्रांसपोर्ट, ही बिकम्स बैंकरप्ट मतलब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. ए बी बीइंग स्टिल अनपेड. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारा जो सेलर है वो अभी तक पे नहीं किया गया है, मतलब वो कौन है? एक अनपेड सेलर है. स्टॉप्स द बैग्स इन ट्रांजिट. The official receiver on CD's insolvency claims the bag. अब देखो क्या हुआ है? 50 बैग्स तो डिलीवर हो चुके हैं, 450 बैग्स वो अभी भी इन ट्रांजिट है. अब ओनरशिप बेची गई है, बट पोजेशन ना सेलर के पास है ना बायर के पास है. पोजेशन जो है अभी भी क्या है? इन ट्रांजिट है. अब ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, बायर. तो बायर का जो हमारा लिक्विडेटर है, ऑफिशियल अजाइनी, ऑफिशियल रिसीवर है, वो कह रहा है कि नहीं वो बैग्स जो है हमें दे दो क्योंकि हमारी ओनरशिप हो चुकी है. और सेलर जो है वो कह रहा है नो आप तो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, मुझे तो मेरी बेची गई बैग्स का पेमेंट मिलेगा नहीं, तो अब मैं गुड्स को वापस से अपने पास मंगवा रहा हूं. तो अब सवाल ये उठता है, इस सिचुएशन को आप डील करोगे तो कैसे डील करोगे? चलो इस सवाल का जवाब आप सिर्फ कंक्लूजन का एक सेंटेंस जो है आप कमेंट में लिख दीजिए. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपरली आपको आंसर कैसे लिखना है. तब तक मैं पानी पी लेती हूं, ठीक है? चाय लेके आ जाना. 450 बैग के लिए क्या किया जा सकता है, और बाकी के 50 बैग्स जो है उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट्स? ओके, तो मुझे कुछ बच्चों के रिप्लाईज आ चुके हैं. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज कर लेंगे फॉर 450 बैग्स. वी आर गोइंग टू रीगेन द पोजीशन. बट सिर्फ रीगेन द पोजीशन मत लिखो, यू आर गोइंग टू रीगेन द पोजीशन, बट फॉर हाउ मेनी बैग्स? कम ऑन. स्टॉपेज इन ट्रांजिट 450 बैग्स 450 मीट आदि. जीवाराज क्या बात है. खुशी, तन्वी, रौनक, वेरी गुड. प्राची, शांभवी, रौनक, गौरव, ओप्पो भाई क्या बात है. आस्था, भव्या क्या बात है यार. मैंने तो आप लोगों को फ्लावर समझा था, आप लोग तो फायर निकले. क्या बात है. आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर. किसी का भी गलत जवाब नहीं आया है. क्या बात है, वेरी गुड. सो यस, आप लोगों ने जो कहा है एकदम सही कहा है.
450 बैग्स के लिए स्टॉपेज इन ट्रांजिट के राइट को एक्सरसाइज किया जा सकता है। जहां तक 50 बैग्स की बात है, ये बैग्स का तो पोजीशन ऑलरेडी बायर के पास आ चुका है, तो आप राइट अगेंस्ट द गुड्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, बट यू कैन एक्सरसाइज द राइट अगेंस्ट द बायर। यू कैन स्यू हिम एंड यू कैन गेट वट एवर मनी इज रिकवरेबल, क्योंकि ये बंदा तो कंगाल हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, सो वट एवर पैसे इन रुपीज रिकवरेबल, उतना पैसा आप उससे रिकवर कर सकते हो। यस और नो गाइज? यस। आ जाइए, लेट्स चेक इट आउट। हाउ इज द आंसर गिवन बाय द ICAR? 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, कैसे पूछा है इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन, लेट्स चेक इट आउट। सो यस, जब कभी भी बायर जो है, बायर वो हो जाता है इंसॉल्वेंट and unpaid seller has already parted the possession of the goods, he still has a right, and that is the right of stopping the goods if they are in transit. और स्टॉप करके वो क्या कर सकता है? गुड्स की पोजीशन को रीगेन कर सकता है, गुड्स की पोजीशन को रिज्यूम कर सकता है ना? एंड ही कैन ऑफ कोर्स रिटेन देम अंटिल इट इज पेड फॉर। सो द प्राइस ऑफ द गुड्स, जब तक पे नहीं होता है तब तक वो गुड्स को रख सकता है अपने पास। यहां पे अगर आप देखते हो, अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स टू द कैरियर एंड द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। सो नाउ you can exercise the right of stoppage in transit and ask the carrier to return the goods back to you and not to deliver the goods to the buyer. यहां पे वही हुआ है, 450 बैग्स ट्रांजिट में है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम जो है एज अ सेलर गुड्स को स्टॉप कर सकते हैं ट्रांजिट में और वापस से गुड्स को अपने पास डिमांड कर सकते हैं। जहां तक बाकी 50 kgs की बात है, यू कैन स्यू द बायर एंड रिकवर द प्राइस फॉर द सेम। ऑफिशियल रिसीवर जो कह रहा है कि गुड्स हमारे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, हमें हमारे गुड्स दे दो, उसका क्लेम सही नहीं है। सो दिस इज हाउ यू गोना स्टार्ट, यू गोना राइट डाउन द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। I hope you all are marking along with me. You all have your pen, pencil, highlighter with you all. Question 5B1 ये कहता है, it's a direct theory question. I think पार्टनरशिप एक्ट के 7 नंबर के क्वेश्चन है। ये दोनों को मैं क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और एक साथ ही हम लोग आंसर भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दोनों भी पार्टनरशिप एक्ट के ही है। When is continuing guarantee going to be revoked under the partnership act? 4 नंबर का ये क्वेश्चन। अच्छा, 4 नंबर के लिए आई डोंट नो कंटिन्यूइंग गारंटी का आप कैसे लिख पाओगे। अब देखो, जो बच्चे बोल रहे थे अभी भी चैट बॉक्स में, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम 7 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना है। देखो, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि 7 मार्क्स के लिए आपको 1-1.5 पेज लिखना है, 4 नंबर के लिए आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। आप खुद देख लीजिए, कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए आप 4 से 5 सेंटेंसेस ज्यादा लिख नहीं पाओगे। और मार्क्स कितने दिए हैं? 4। और प्लस गुडविल के लिए भी बोला है, आप गुडविल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, और ये गुडविल का क्वेश्चन भी जो है वो 3 नंबर का है। तो देखिए, ऐसा कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। इट्स नॉट बीकॉम और 10th 12th की एग्जामिनेशन, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। समटाइम्स द क्वेश्चंस कैन बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो आंसर का लेंथ कम होगा और मार्क्स ज्यादा हो गए। Sometimes the answer is very lengthy, but because it's an easy question, the marks given to it might be a little less also. तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको अंदाज आएगा। इसका मैंने कल भी आपको एक ही चीज बताई थी, वही मैं आज भी रिपीट करना चाहती हूँ। अगर अभी भी आपको अंदाज नहीं आ रहा है आंसर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, आपको कम से कम और 1-2 बार लाइव तो आपको ये सेशन देखना ही है, और प्लस उसके अलावा 1-2 बार इन सेशंस को देखना पड़ेगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट इन द राइटिंग प्रैक्टिस। और साथ में मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था, मैंने तो अपना वादा निभाया है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक और क्रुक। मैंने कल शाम में राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। दिल से जो भी मेरा निकला है वो मैंने कहा है, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं था। इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक वीडियो जो मैंने अपने डेज में फॉलो
किया था, जिसके वजह से मुझे खुद को अच्छे नंबर्स मिले थे इन ऑल द थ्योरेटिकल पेपर। जैसे कि तब तो हमारे टाइम पे ITSM हुआ करता था, ऑडिट हुआ करता था, मेरे को सब में एग्जेम्पशन मिला था। ITSM में 65 मिला था, ऑडिट में मेरे को 60 मिला था, लॉ में मेरे को 60 मिला था, और एक पेपर में मेरे को 69 मिला था। तो ऑलमोस्ट सारे थ्योरेटिकल पेपर्स में मैंने एग्जेम्पशन स्कोर किया था। वो जो मैंने खुद ने, जब मैं आपकी एज की थी, जो चीजें मैंने फॉलो की थी वही चीजें मैंने कही है, दिल से मेरी आवाज निकली, आपको समझ ही जाएगा। देयर वाज नथिंग आर्टिफिशियल इन इट। अगर मुझे, मैं तो एवरेज स्टूडेंट थी, अगर मुझे अच्छा स्कोर मिल सकता है वो चीजों को फॉलो करके, तो आपको भी मिल सकता है। यू रियली नीड टू बी सिंसियर एंड दिस सिंसियरिटी नीड्स टू बी कंसिस्टेंट। तो जरूर पक्के से आपको अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में मिलेंगे, ठीक है। आइए, हाँ, ये वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, आ जाइए। सी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 38, अगर आपको याद होगा तो सेक्शन नंबर, कंटिन्यूइंग गारंटी अगर फर्म को दी गई है या तो फर्म ने दी है टू अ थर्ड पार्टी, तब ऐसे केस में ये जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है वो रिवोक हो जाती है। बट रिवोक होती है ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। कब रिवोक होगी? अगर देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज हुआ। फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कब होता है? कोई पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, कोई पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया गया, कोई पार्टनर को एक्सपेल किया गया, तो फर्म में होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फर्म ने अगर थर्ड पार्टी को कंटिन्यूइंग गारंटी दी है या थर्ड पार्टी ने फर्म के बिहाफ पे गारंटी ली है, आप जानते हो ये गारंटी हो जाती है रिवोक। बट आप जानते हो कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए द श्योरिटी कंटिन्यूज टू रिमेन लायबल। तो अगर आप देखोगे, इससे ज्यादा तो कंटेंट हमारे मॉड्यूल में भी नहीं है रिलेटिंग टू कंटिन्यूइंग गारंटी। और 4 नंबर के लिए मॉक टेस्ट में ICAI ने ये सवाल जो है वो पूछ लिया है ना। नेक्स्ट, गुडविल के ऊपर भी ICAI ने सवाल पूछा है। गुडविल के ऊपर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट पूछा है। तो वैसे तो गुडविल जो है उसको हमने पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन, हमने मतलब लॉ मेकर ने डिफाइन किया ही नहीं है। बट यस, व्हाट इज गुडविल? इज गुडविल अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म? यस। तो जैसे कि आपका ऑफिस होता है, गाड़ियां होती है, फर्नीचर होता है, वैसे ही वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गुडविल। गुडविल इज वन ऑफ द इनटैंजिबल एसेट्स। तो उसको देखा नहीं जा सकता है, उसको बस महसूस किया जा सकता है। बट अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा गुडविल होता क्या है। गुडविल इज नथिंग बट इट इज अ वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस हाउस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द अंडरटेकिंग बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ बिजनेस। तो सेम क्लास के बिजनेसेस जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे ज्यादा अगर हम कमा रहे हैं तो हमें वो कुछ तो वो एक्स फैक्टर है जिसके वजह से वी आर गेटिंग इन टू दैट at little more amount we are getting. ये जो X factor है is nothing but we call it in accounts and law as goodwill. So ये 2 theory questions थे। आप देखो, ये 4 नंबर के लिए ICAI ने पूछा है और ये 3 नंबर के लिए ICAI ने पूछा है। और जब आप और मॉक टेस्ट करोगे ना, आप रियलाइज करोगे ये पैटर्न भी जो है ICAI का काफी सिमिलर है। जैसे कि यूजुअली इंस्टीट्यूट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो क्वेश्चन होता है ना, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्वेश्चन पूछती है इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 साथ साथ में इवन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 4 में तो पूछा जाता है। 4 के साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी पूछा जाता है। तो ये पैटर्न जो है ना काफी सिमिलर है इन ऑल द 10 मॉक टेस्ट पेपर्स। मैंने आपको कहा ना, ये सीरीज के एंड तक आपको काफी सारे एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में भी काफी सारी चीजें जो है ना वो आपको समझ में आ जाएगी। कैसे क्वेश्चन भी देखो, कैसे 7 मार्क्स 6 मार्क्स, कुछ 7 मार्क के क्वेश्चन 4 और 3 नंबर में ऐसे ICAI डिवाइड करती है। जैसे कि अगर ये वाला क्वेश्चन ही देखोगे, इंस्टीट्यूट ने ये 7 मार्क का क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट को, बट उसको 4 और 3 में डिवाइड किया है। पार्टनरशिप का भी 7 मार्क का क्वेश्चन है बट उसको 4 और 3 नंबर में डिवाइड किया है। तो वैसा ही पैटर्न होता है ICAI का। कभी कभार अगर ICAI चाहे तो ऐसे 2 क्वेश्चंस ना पूछते हुए पार्टनरशिप का एक बड़ा लेंदी क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछ सकती है। जैसे कि इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरी? And if not, what are its consequences? Maybe, or what are the essential elements of a partnership firm? Define a partnership. Direct 7 marks का question पूछ लिया। तो this is how questions are asked by the ICAI, है ना। चलो, next question number 5 का ये C क्वेश्चन है।
ये भी एक थियोरी क्वेश्चन है। अब देखो, थियोरी और केस स्टडी दोनों का भी कॉम्बिनेशन होता है इन द एग्जामिनेशन। Explain any 5 circumstances under which a contract need not be performed with the consent of both the parties. So देखो, यहां पे म्यूचुअल अग्रीमेंट के द्वारा हम डिसाइड कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है हमको परफॉर्म नहीं करना है। ये भी एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आप लोग जानते हो लॉ में ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं कि दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना है। सबसे पहले वाले 3 जो है वो तो आप जानते हो, आपके फेवरेट है, नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन। तो नोवेशन में आप जानते हो एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो 2 तरीके से हो सकता है। पार्टीज आर द सेम बट द टर्म्स हैव चेंज्ड, या तो फिर terms are the same but parties have changed। अच्छा, आंसर डिस्कस करने के पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। आई वुड रेकमेंड एंड यू ऑल्सो रेकमेंड एवरीवन हु इज वाचिंग मी लाइव कि आप आपके दोस्तों को बोलो कि ये वीडियो जो है वो लाइव ही देखे मेरे साथ, क्योंकि कल शाम को मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे, मुझे 3 मैसेजेस आए थे, बट आई एम अज्यूमिंग दिस, ये 3 बच्चों ने जो मैसेज किया था इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर मेनी किड्स। वो कह रहे थे मैम आपका कल का सेशन जो था बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया, बट 1.5-2 घंटे का वीडियो था, हमने लाइव नहीं देखा, हमने बाद में उसको प्री रिकॉर्डेड देखा और मैम समझ में ही नहीं आया 2 घंटे के वीडियो को हमको 2.5, 3, पौने 4 घंटे कब लग गए, हमारे साथ तो मोए मोए हो गया मैम। तो मैं आपको वही कहना चाहती हूँ, देखो मेरी स्पीड बिल्कुल स्लो नहीं है, मेरी स्पीड एकदम एप्ट है उसी हिसाब से कि आपकी एग्जामिनेशन जो है अब बस 2 हफ्तों में ड्यू है, उसी के हिसाब से मैंने स्पीड को अपने रखा है। तो ऐसा तो नहीं है आप 2x पे लेक्चर देखोगे, 2x पे लेक्चर देखोगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है कि मैंने बोला क्या है। और फिर क्या हो जाता है ना, जब आप एक्चुअली मोबाइल फोन उठाते हो वीडियो देखने के लिए, आप क्या करते हो, एकदम फुल एनर्जी, फुल जोश, हाँ हमको तो करना है, आज तो हम इतने क्वेश्चंस कर लेंगे, मैम ने 12 क्वेश्चंस करवा लिया, चलो हम भी 12 क्वेश्चंस जो है, मैम ने 2 घंटा क्लास लिया था ना, हम 1 घंटे में कर लेंगे। ऐसा सोच के आप मोबाइल फोन उठाते तो हो, आप मोबाइल फोन तक तो पहुंच जाते हो, लेक्चर तक भी पहुंच जाते हैं, बट बस जैसे 15-20 मिनट हुई फिर आपका माइंड आपको कहने लग जाता है बस हो गया यार, चलो 5 मिनट रील्स ही देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा ब्रेक ही ले लेते हैं, चलो यार 10 क्वेश्चंस हो गए, एक ब्रेक ले लेते हैं। और वो ब्रेक करते 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 5 मिनट का ब्रेक करते करते आपका कब घंटा चले जाता है, घंटे में कुछ नहीं होता है, घंटा होता है। तो सॉरी, तो वैसी वो बात होती है। सो डोंट डू दैट, वॉच द लेक्चर लाइव, ताकि कुछ नोटिफिकेशन भी आया, किसी का कॉल भी आया, यू जस्ट कट इट इमीडिएटली। नहीं तो वहां पे क्या होता है, जब आपको कन्वीनियंस मिल जाता है ना कि हाँ ठीक है ये तो रिकॉर्डेड होने ही वाला है अपलोड, हम देखेंगे हमारे हिसाब से, किसी फ्रेंड का फोन आया उससे गप्पे लड़ाने चले गए, कोई घर पर आया उसके साथ चाय पीने बैठ गए, कभी बोर हो गया तो आप एप्लीकेशन स्विच करके इंस्टा, यूट्यूब शॉर्ट्स और सब पे चले गए, और कहानी व्हाट्सएप पे चले गए, पूछ लिया उसने, हे सोना खाना खाया या नहीं खाया, हे बाबू, खत्म। फिर बस उसी में आप लग गए। तो ये नहीं होगा अगर आप वीडियो को देखोगे लाइव, बिकॉज यू नो अगर किसी का कॉल आया भी है, यू आर कटिंग द कॉल, कोई आया भी है दरवाजे पे, तो देर आर अदर पीपल हु कैन ओपन द डोर, आपको जाने की जरूरत नहीं है, एंड एवरीबडी इन द हाउस विल रिस्पेक्ट कि आप भी पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना चाहते हो, तो वो भी आपको डिस्टर्ब ना हो ऐसे ही सर्कमस्टेंस क्रिएट करेंगे। बट जब आप खुद सिंसियर नहीं हो और घर वाले भी देख रहे हैं कि आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी बोलेंगे भाई इतना कर ले, उतना कर ले, सामान बाजार से जा लेके आ जा। So it's you know the attitude that you are showing towards your career and towards your life, जिसकी वजह से बाकी लोग भी आपको इज्जत देना चालू करेंगे या आपको इज्जत ना देंगे। So choose the things properly for yourselves, okay? आ जाइए। So yes, कौन से वो सर्कमस्टेंसेस है जहां पे बोथ द पार्टीज ने म्यूचुअली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का डिसाइड किया है, देखते हैं। 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको 7 पॉइंट्स तो लिखने ही होंगे अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले 3 पॉइंट्स आपके और मेरे फेवरेट है, नोवेशन, रिसेशन एंड अल्ट्रेशन। नोवेशन में द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली बात है आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाता है डिस्चार्ज, और वो भी डिस्चार्ज हो रहा है म्यूचुअली, मतलब विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। अब क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ चुका है, आपको पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट, रिसेशन में क्या होता है बेटा? रिसेशन में द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय रिसेशन, बट याद रखना रिसेशन में आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को करते हो रिसाइन, बट नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू। तो नया कॉन्ट्रैक्ट तो आपको वैसे भी बना ही नहीं है, तो परफॉर्मेंस की बात ही नहीं आती है। अल्ट्रेशन में भी क्या हो रहा है? यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूट ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाता है डिस्चार्ज। बट यहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रहे हैं वो काफी माइनर चेंज होते हैं, हाँ या ना? आगे रेमिशन। रेमिशन में क्या हो रहा है? रेमिशन में आप डिस्पेंस कर दे रहे हो दूसरी पार्टी को। डिस्पेंस कर रहे हो मतलब छोड़ दे रहे हो, वेव ऑफ कर दे रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, मैं कह रही हूं कोई बात नहीं बेटा आप 1 लाख रुपए मत दो, उसके बदले में आपने 70,000 रुपए दे दिया तो भी चलेगा, मतलब 30,000 के लिए मैंने आपके परफॉर्मेंस को कर दिया है वेव। ये मैंने और आपने म्यूचुअली डिसाइड किया, तो आपको 30,000 रुपीज देने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपको डिस्पेंस किया है, रेमिट किया है, उसको कहते हैं रेमिशन। दिस रेमिशन कैन ईदर बी इन होल, मैंने जो एग्जांपल दिया था दैट वाज इन पार्ट। तो जो भी रेमिट हुआ है उस चीज को आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सो इन शॉर्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड बाय रेमिशन। अगला, रिसाइडिंग द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप जानते हो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बिकम वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, जिसका कंसेंट फ्री नहीं है। कल जाके अगर उसने एक्शन लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, उस केस में फिर आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट इज निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी। आप अगर सामने वाले बंदे को रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो उसका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, वो तो बेचारा परफॉर्मेंस देना चाहता है बट आप उसको फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो। जैसे कि ये एसी खराब हो गया, इसमें से पानी गिर रहा है, मैंने एसी रिपेयरिंग वाले बंदे को बुलाया, वो मंडे के दिन आया, मैंने बोला क्लास चालू है, ट्यूसडे के दिन आया क्लास चालू है, सुबह आया क्लास चालू है, दोपहर आया क्लास चालू है, शाम में आया क्लास चालू है, संडे आया क्लास चालू है। तो अब देखो बेचारा वो तो काम करना चाहता है बट इट इज मी हु इज नॉट गिविंग हिम रीजनेबल फैसिलिटीज टू डू द वर्क। तो अब ऐसे केस में कभी ना कभी कितना अटेम्प्ट करेगा वो परफॉर्मेंस का, कभी ना कभी वो बोलेगा कि अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को अब रिफ्यूज करता हूं परफॉर्म करने से, अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ऐसे करके अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज। तो ऐसे करके ये 7 चीजें हैं जिसके वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। एंड डिस्चार्ज हो रहा है बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल मतलब बाय द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। और क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर का था, आप इंस्टीट्यूट ने तो अपने मॉड्यूल में मतलब एमटीबी में 7 पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आपको भी आता है ये क्वेश्चन तो आपको भी 7 पॉइंट लिखने होंगे। सो इससे अंदाज आ रहा है हमें कितने कितने पॉइंट्स को कैसे कैसे हमें कवर करना है फॉर कितने कितने मार्क्स। तो इससे आपको जरूर फायदा होगा। बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आई एम 100% श्योर आपके जो है 5 से 10 नंबर जो है लॉ के पेपर में बढ़ेंगे, मतलब 100% मेरी गारंटी आपके बढ़ेंगे ही। यू विल थैंक मी फॉर दिस लेटर ऑन, आई एम 100% श्योर। हाँ, और अगर आप डिसअपॉइंटेड हो, घबरा रहे हो, डर रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों के कल मैसेज आए थे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो अब जो हो चुका है सो हो चुका है। अब आपके हाथों में आज है और आने वाला कल है। अगर आप आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको आज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी सारी गलतियां हुई है उसको आप भूल जाइए, उसको आप अब उस बारे में मत सोचिए, क्योंकि अब तो वो हो चुकी है और अब उसको बदला नहीं जा सकता है। किस चीज को बदला जा सकता है? आने वाले कल को बदला जा सकता है। अभी भी कुछ दिन है आपके हाथों में, अभी भी अगर आप सिंसियर हो जाते हो, प्रोडक्टिवली एवरी डे एफिशिएंटली आप पढ़ाई करते हो, तो ऐसे केस में अभी भी चांस है कि आपकी जिंदगी संवर जा सकती है और आपका पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आ सकता है। बट मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत से आप पीछे नहीं हट सकते। तो आज मेहनत करिए, नहीं तो कल रिग्रेट होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि कल रिग्रेट ना हो तो इज्जत से पढ़ने के लिए बैठ जाइए, ठीक है। इसी से आपकी जिंदगी बदलेगी, नहीं तो फिर जैसा है बस वैसा ही चलते जाएगा। चलो आ जाइए, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6A।
बस आखिरी के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6A, B एंड C, एंड देन द मॉक टेस्ट इज ओवर। देखो अकेले में अगर आप मॉक टेस्ट करने बैठते हैं ना तो आपको 6-7 घंटे पक्का लग जाते हैं। कल हमने 1 आवर 45 मिनट्स और आज हमारा 1.5 घंटे में आप देखना पूरा का पूरा मॉक टेस्ट जो हो चुका है। और साथ साथ में मैंने गाइडेंस भी दिया है, मोटिवेशन भी दिया है, काफी सारे टिप्स भी आप लोगों को दिए हैं। तो ये सेशंस करके नुकसान तो नहीं होगा, ये पक्की बात है। अब फायदा कितना होगा वो आपके ऊपर है। आप सिर्फ ऐसे आके आराम से सोफे पे पैर डाल के अगर बैठे हुए और सुन रहे हो तो फायदा नहीं होने वाला। ये मैंने आपको कल भी कहा है, आपको इज्जत से बैठना पड़ेगा, जैसे कि ये लेक्चर्स फेस टू फेस ही मैं ले रही हूं, है ना। तो थाली परोस के दे रही हूं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप खाओगे नहीं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। आ जाइए, चलो। अभी भी डर लग रहा है और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो बेटा जो ऑडियोज दिए हैं बार बार सुनो। ये जो लेक्चर्स है बार बार आप देखो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार देखो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्योंकि करना पड़ेगा। डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है बोल के कुछ नहीं होता। पेपर हो सकता है डिफिकल्ट होए, और एक पेपर तो डिफिकल्ट होने ही वाला है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिफिकल्ट। ये बोल के कि डर लग रहा है, आप ये मत सोचना अरे बेटा हाँ कोई बात नहीं, मैं ऐसा कुछ कहने वाली हूं, मैं कुछ नहीं कहने वाली हूं। आपको डर को फेस करना पड़ेगा, डर को निकालना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा। मैं तो आपकी जितनी कोशिश बनती उतनी कर रही हूं मदद, बट आपको भी हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए, चलो लेट्स स्टार्ट। Piyush purchased some goods from Sumit. Okay, he issued a check to Sumit for the sale price on 14th June 2023. Sumit presented the check in the bank and his bank informed him on 19th June. इंस्टीट्यूट ने अगर डेट दी है तो फिर यू आर सपोज टू बी अ लिटिल कॉशियस। ओके, तो एक्स्ट्रा कॉशियस आपको ऐसे क्वेश्चंस में होना पड़ेगा। And the check was returned unpaid due to insufficient funds in the account of Piyush. ये फैन चालू करना। Sumit sued Piyush, Priyansh, whatever, अंडर सेक्शन 130। इंस्टीट्यूट ने सेक्शन नंबर भी डाल दिया है, तो अब आपके आंसर में भी आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 ठोक के लिख सकते हो, मजा आ जाएगा। देखो मैंने आपको कल भी कहा था ना, कभी कभार आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है और फिर एग्जामिनर विल बी रियली इंप्रेस्ड। वाह क्या बात है, क्या लैंग्वेज में बच्चे ने आंसर दिया है, सेक्शन नंबर तक कोट किया है, बट इसमें आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, बस कॉमन सेंस लगाया है, बट दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको बताना है इज द केस मेंटेनेबल और इज इट नॉट मेंटेनेबल। चलो बताइए आप मुझे, क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है, कोई बता सकता है क्या मुझे? 138 क्या कहता है? देखो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो आप लोग, कोई भी चेक अगर इशू किया गया है और इशू किया गया है फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट और उस चेक को प्रेजेंट किया गया है विद इन द वैलिडिटी पीरियड, ओके, और 3 months विच एवर इज अर्लियर, और चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है, मतलब बाउंस हो जाता है, इधर ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉप पेमेंट और अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स, तो ड्रॉअर को क्या करना होता है, एक नोटिस जो होती है वो देनी होती है, नोटिस देनी होती है विद इन 30 days from the time the drawer came to know about the dishonor from the banker। और नोटिस में आपको क्या करना है, 15 दिनों का समय देना है हमारे क्या बोला मैंने उल्टा बोल दिया शायद से। होल्डर जो है, होल्डर के पास जिस समय बैंकर से नोटिस आता है कि चेक डिसऑनर हुआ है, वो 30 days के अंदर देगा नोटिस, और 30 days के अंदर जो नोटिस देगा उसमें 15 दिनों का समय दिया जाएगा, और 15 दिनों के समय के अंदर अगर हमारे ड्रॉअर ने पेमेंट दिया तो फिर तो क्या बात है, बट अगर पेमेंट नहीं दिया तो ऐसे केस में नाउ वी कैन मेक एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट इन राइटिंग कि ऐसा चेक दिया गया था और चेक बाउंस हो गया है और हम दुखी आत्मा है, और फिर आपको आपके दुख के व्हाटएवर आपको क्या मिलेगा, आपको या तो मिलेगा
मतलब उस बंदा जिसने चेक इशू किया था बट बाउंस हो गया, उस बंदे को जेल होगी, जेल नहीं तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 2 times द अमाउंट ऑफ द चेक, या तो फिर उसके ऊपर फाइन और जेल दोनों भी लग सकता है। हाँ या ना बच्चों? यस। पता नहीं बोलते बोलते मैंने क्या कुछ अगर गड़बड़ कर ली होगी तो प्लीज जस्ट करेक्ट मी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। सो दैट्स हाउ इट इज। बट अब इस आंसर को हमें कंबाइन करना होगा विद द डेट्स, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया है डेट, तो उसी के हिसाब से हम आंसर भी लिखने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम सारे प्रोविजंस बता देंगे और कह देंगे कि देखो 138 के हिसाब से कोई भी चेक को अगर इशू किया जाता है फॉर डिस्चार्जिंग अ लीगली एनफोर्सेबल डेट, बट बाद में इवेंचुअली चेक डिसऑनर हो जाता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स, तो ऐसे केस में माना जाएगा ये जो पर्सन है ना, जो ड्रॉअर है जिसने चेक को किया है इशू, उसने कमिट किया है एक ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 138 और उसको सजा होगी। और सजा क्या होगी? एक तो उसको भेजा जा सकता है जेल अप टू अ पीरियड ऑफ 2 years, या तो उसके ऊपर लग सकता है फाइन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, या तो उसके ऊपर दोनों भी चीजें लगी जा सकती हैं। बट देखो ये कब होगा, जो मैंने आपको कहा था, पहली बात तो एज अ होल्डर यू नीड टू प्रेजेंट द चेक within 3 months or within the validity period whichever is earlier. Along with that, जैसे आपको बैंकर से इंफॉर्मेशन मिली, आपको 30 दिनों के अंदर क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस देनी पड़ेगी ड्रॉअर को इन राइटिंग, और ये नोटिस में आप उसको बोलोगे कि आने वाले 15 दिनों के अंदर तू पेमेंट कर ले। बट आने वाले 15 दिनों के अंदर इस बंदे ने अगर पेमेंट नहीं किया तो फिर आप कोर्ट में जाओगे मेकिंग अ कंप्लेन इन राइटिंग, और फिर उस बंदे को जेल, फाइन, या तो जेल एंड फाइन दोनों भी लग सकता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे प्रियांश ने चेक को इशू किया है, प्रियांश ने चेक को इशू किया है, मतलब प्रियांश कौन है? ड्रॉअर। और ये चेक किसको इशू किया है? सुमित को। तो सुमित कौन है? इस चेक का है होल्डर। और ये चेक क्यों इशू किया गया? क्योंकि कुछ गुड्स खरीदे गए हैं, मतलब देयर इज अ लीगली एनफोर्सेबल डेट। कोई चैरिटी या गिफ्ट नहीं था, लीगली एनफोर्सेबल डेट था, और उसी के बदले में इस चेक को हमने इशू किया है। इस चेक को प्रेजेंट भी किया गया है, वी आर अज्यूमिंग प्रेजेंट किया गया है विद इन द रीजनेबल टाइम, क्योंकि उसके अलावा और कुछ डेटा दिया नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली चेक रिटर्न हो गया, और रीजन क्या है? इनसफिशिएंट फंड्स। तो यस, 138 जो है वो अट्रैक्ट होगा। तो अब देखो, सुमित पहली बात तो डिमांड करेगा पेमेंट बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग, और ये नोटिस इन राइटिंग होगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। और आने वाले 15 दिनों में अगर पेमेंट नहीं किया हमारे सुमित ने, तो सुमित पेमेंट नहीं किया प्रियांश ने, तो सुमित जो है प्रियांश के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। यस और नो गाइस? यस। सो दैट्स द क्वेश्चन रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। आखिरी के 2 क्वेश्चंस है एंड देन इट्स ओवर। 120 मार्क के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए कल में और आज में। बहुत ही अच्छे से आप रिवाइज कर रहे हो। आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ यू ऑल। बहुत आगे जाओगे बेटा आप लोग। ये तो क्या है? अच्छा, दोनों डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस ही हम लोग देख लेते हैं। स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के essential elements and state the various essential elements involved in the sale of uncertain goods, okay, and its appropriation as per the Sale of Goods Act। बहुत अंदर तक घुसा है हमारा ICI। appropriation के essential elements से related question बना दिया। पहले तो essential elements of bailment, ये तो बहुत easy question है। What is bailment and what are the essential elements of a contract of bailment? तो आप लोग जानते हो bailment में क्या होता है? There is delivery of goods from one person to another person for a particular purpose, and as soon as the purpose is over, the goods are returned back to the bailer. ओके, बेलमेंट हमारा ग्रेचुटस होता है, नॉन ग्रेचुटस भी हो सकता है। तो कोई भी बेलमेंट का क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है? पहली बात तो गुड्स का होना जरूरी है, डिलीवरी होना जरूरी है, डिलीवरी कोई पर्पस के लिए होना जरूरी है, जैसे ही पर्पस हो जाता है गुड्स को रिटर्न करना जरूरी है, एंड इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो इन जनरल ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शैल ऑल्सो बी प्रेजेंट ओवर हियर। वेरी गुड खुशी, वेदांत, क्या बात है, भूमि, आस्था, युग, स्ट्रॉबेरी, जीवराज, मीत एस, वंशित, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू।
देखो प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, मतलब गुड्स का होना जरूरी है, गुड्स की डिलीवरी होना जरूरी है, डिलीवरी के पीछे पर्पस होना जरूरी है, पर्पस होते से ही गुड्स को रिटर्न करना जरूरी है, एंड इवेंचुअली बेलमेंट इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शैल ऑल्सो बी प्रेजेंट ओवर हियर. यस और नो गाइज? यस. और लास्ट क्वेश्चन की हम और बढ़ते हैं, एंड देन दिस कम्स टू एन एंड. चलो बाय वरद, सी यू इन जनवरी अटेम्प्ट. अगर आप 1 घंटा भी शांति से नहीं बैठ सकते तो अब यही बोलना पड़ेगा, जनवरी अटेम्प्ट में मिलते हैं. चलो वरद, है ना? ओके. तो सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड इट्स अप्रोप्रिएशन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. हमने एक अच्छा सा चार्ट बनाया था, हम जब क्लासेस कर रहे थे, वो स्टिक नोट पे आपने बना के वहां पे चिपकाया था. तो अगर आपको वो याद है, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं. पहली बात तो अप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएशन मतलब आप गुड्स को सिलेक्ट करते हैं because you are intending to basically perform the contract and sell those selected goods to the buyer. अब यही appropriation जो होता है म्यूचुअल कंसेंट से होता है, बट ऑफ कोर्स यस, ये जो अप्रोप्रिएशन होता है इट कैन बी मेड ईदर बाय द सेलर और बाय द बायर. इट कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड. इट कैन ईदर बी डन बिफोर the consent can be obtained either before or after the appropriation. Along with that, आप लोग जानते हो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना जरूरी है, और जब आप गुड्स को अप्रोप्रिएट करते हो आपका अप्रोप्रिएशन अनकंडीशनल होना जरूरी है. तो मतलब अगर ये सारे इतने गुड्स है, मैंने इसमें से कुछ गुड्स को अगर निकाला है और साइड में रखा है, मैंने गुड्स को अप्रोप्रिएट किया, बट जब मैंने इतने बड़े लार्ज स्टॉक में से कुछ गुड्स को निकाल के इधर साइड में रखा है, आई नो कि ये गुड्स को मैंने अगर साइड में रखा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उसको साइड में निकाल के लिए रखा है, किसी और के लिए नहीं रखा है. अनकंडीशनली मतलब विदाउट एनी कंडीशंस अटैच्ड उसको मैंने सिलेक्ट किया है. व्हाई हैव आई सिलेक्टेड दीज गुड्स? बिकॉज दीज आर द गुड्स विच आई इंटेंड टू सेल इट टू यू. ये गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एंड ऑफ कोर्स जब मैं ये गुड्स को सिलेक्ट करती हूं, ये गुड्स जो मैं सिलेक्ट करती हूं, इट हैज टू बी according to the description that you have given and the quality that you have stated in the contract. जैसे कि अगर ये goods से टिम्बर है, टिम्बर लकड़ा है, आपने कहा उसकी थिकनेस 1 इंच होना जरूरी है, तो मैं वही टिम्बर सिलेक्ट करूंगी जिसका थिकनेस 1 इंच है. सो बेसिकली गुड्स को सिलेक्ट करते वक्त भी मुझे उन चीजों का ख्याल रखना है जो सारी चीजें आपने मुझे बताई है, और जब मैं उसको साइड में निकाल के रखती हूं, आई हैव टू कीप इट असाइड ओनली फॉर यू विदाउट एनी कंडीशंस अटैच्ड. हाँ या ना? So yes, these are the essential elements of the appropriation of the goods. ऐसे करके हमारा पहला वाला MTP जो है वो हो जाता है कवर. कल मैंने आपको जाते जाते एक 5 क्वेश्चंस दिए थे, करेक्ट इनकरेक्ट. मैं देख लेती हूँ एक बार. वैसे तो सारे सवालों के जवाब करेक्ट ही है, बट कुछ बच्चों ने पता नहीं क्यों कहीं कहीं पे इनकरेक्ट दिया है इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. मैं एक बार सिर्फ क्वेश्चन देख रही. क्या टाइम आ गया, अपने ही वीडियो पे मेरे को ऐड देखनी पड़ रही है. वेरी गुड, बेस्ट है बेटा, बेस्ट है. कहा था मैं बहुत गरीब हूं. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था बट वो मिट गया, इसलिए कल का वीडियो मुझे देखना पड़ रहा है. पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो ये था, एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बट एवरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इलीगल. ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. करेक्ट क्यों है? देखो, इलीगल अगर आपका अग्रीमेंट है, मतलब आप ऐसी कोई चीज करने का डिसाइड कर रहे हो जो फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपका ऑब्जेक्ट ही फेल हो जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं सकता. इट्स वॉइड एब इनिशियो. बट एवरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इलीगल. जैसे कि इवन इफ आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, इट्स वॉइड एब इनिशियो. या मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जहां पे हमने डिसाइड किया है आई विल मेक अ डेड पर्सन अलाइव एंड यू विल गिव मी 10 लाख रुपीज.
मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, सब कुछ सही हुआ है, बट क्या ये परफॉर्म करना पॉसिबल है? इट्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म सच अ कॉन्ट्रैक्ट। इससे हमारे बीच में अग्रीमेंट जरूर हो गया बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वो वर्ड है बट वो इलीगल नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इट्स पनिशेबल बाय लॉ। तो पहला वाला सेंटेंस करेक्ट है। एन अग्रीमेंट इज ब्रॉडर देन अ कॉन्ट्रैक्ट, यहां भी द आंसर इज करेक्ट। अग्रीमेंट ब्रॉड है और कॉन्ट्रैक्ट छोटा है। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। बहुत सारे अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो सोशल नेचर के होते हैं, डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, और ये अग्रीमेंट्स ही रह जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अ माइनर कैन बी एन एजेंट, ये भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि देखो माइनर एजेंट बन सकता है बट प्रिंसिपल जो होता है, ओके, प्रिंसिपल हैज टू बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो बात अलग है कि अगर आपने किसी माइनर को, किसी बालक को एजेंट की तरह अपॉइंट किया, देन यू कैन नॉट मेक हिम लायबल ऑन अ पर्सनल लेवल। बट यस, कैन यू अपॉइंट अ माइनर एज एन एजेंट? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज yes. There is no consideration required to create an agency. Yes, this is also a correct statement. Agency create करते वक्त आपको consideration की जरूरत नहीं होती है. And a company can be formed for a charitable purpose. ये वाला आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा था. मैं आपको बताना चाहती हूँ, yes, a company can be formed for a charitable object. जो बच्चों ने गलत जवाब दिया ना, बेटा आप कर क्या रहे हो? जाग जाओ, अभी तो भी कम से कम जाग जाओ यार। मतलब आप कर क्या रहे हो? खुद के पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। इतना बेसिक सवाल का जवाब आप सही नहीं दे पाए। सेक्शन 8 किया है ना आपने, नॉट फॉर प्रॉफिट, हमने बीइंग ह्यूमन का वीडियो देखा था, क्राई का मैंने आपको वेबसाइट बताया था, सारी चीजें भूल गए क्या? पार्टनरशिप फर्म जो होती है बेटा, वो बिजनेस के लिए ही बनाई जाती है, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई नहीं जाती है। बट जहां तक कंपनीज की बात है, सेक्शन 8 उसका एक अपना डेडिकेटेड सेक्शन है। आप लोग भूल रहे हो क्या ये सारी चीजें यार? कुछ तो अपने जुबान की भी कीमत आप रखिए। सबको आपने बोला है मैं सीए बन के रहूंगा, मैं सितंबर 25 एग्जामिनेशन क्लियर करके रहूंगा, देखना मैं एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, सारे स्टेजेस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा। अपनी जुबान की तो आप कीमत रखिए। इतना आप नहीं कर पा रहे हो, सारी चीजें आप भूल गए। आप अगर अपने दिए गए शब्दों पे खरे नहीं उतर सकते हो तो फिर आप पे तो भरोसा करना मतलब बेकार है। यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। ऐसा मत होने दीजिए, ठीक है? अपने कहे गए शब्दों को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको पीछे से गाली देंगे, आपके साथ कोई दिल से काम करना नहीं चाहेगा। क्या आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो? नहीं ना, तो काम करो, पढ़ लो, मेहनत कर लो। कुछ ही दिनों की बात है, फिर 1-1.5 महीना आपको टाइम पास ही करना है। समझ में आ रही है मेरी कही गई बातें? आज के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, अब मैं करेक्ट इनकरेक्ट नहीं दे रही हूं, आपको मुझे बोलना है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ सोल मेंबर इन एन ओपीसी। आपको मुझे बताना है, मैंने क्राइटेरिया नहीं लिखा, ठीक है? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओपीसी में सोल मेंबर बनने का? आपको मुझे इस सवाल का देना होगा जवाब। टुडेज कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ये जवाब देना है, लाइव कमेंट में नहीं, नॉर्मल कमेंट में, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि एंड तक आप बने रहे हो और आपने वीडियो जो है वो आपने एंड तक देखा है। तो बस आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय बोलो बच्चों, और प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स, ताकि उसकी भी मदद हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वट एवर इट इज, आप बस अपने एक दोस्त को ये लेक्चर जरूर दे देना, उसकी मदद कर लेना। कभी नहीं पता हमको जिंदगी में कब वो हमारे मदद में आए। ही विल श्योरली बी थैंकफुल फॉर द सेम। आप देख रहे हो इस सीरीज में, इस वीडियो में मैं कुछ भी टाइम पास नहीं कर रही हूं, स्पीड मेरी एकदम एप्ट है, कंटेंट आईसीआई के हिसाब से है और मैं सारी चीजें डिस्कस कर ही रही हूं, तो नुकसान तो नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो मैं यही एक आपसे रिक्वेस्ट चाहती हूं, बाकी तो कुछ नहीं चाहती हूं। एक मेरी रिक्वेस्ट है, अपने एक दोस्त को बस ये वीडियो जो है जरूर शेयर कर लेना और उसको बोल देना
कि वो ये लेक्चर को देख ले. सो दैट्स all for today. Thank you so much. Tomorrow is going to be more amazing and awesome. Okay, हम कल क्या करेंगे शाम तक मैं आपको नोटिफिकेशन में डाल ही दूंगी on the Telegram channel. तब तक hasta la vista baby. Thank you. Bye bye.